इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। एक आदमी कत्ल के 2-3 हमलों से बचा हो और खौफ के अंदर उसकी पूरी पार्टी चल रही हो, एक शख्स की मौत जो है एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर सकती है। अगर आपने इमरान खान को शिकस्त देनी है तो उसको इक़्तिदार में ला के दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ को तो महल्ले के लोग नहीं जानते थे जब उसको पकड़ा गया था। शहबाज शरीफ के सारे केस नए खत्म हो चुके हैं, वो एक आजाद शहरी है, लेकिन ना नवाज शरीफ का केस खत्म हुआ है और ना मरीम नवाज का केस। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये स्पॉयलर्स में से हैं, और स्पॉयलर्स का एक ग्रुप है जिसको लीड करते हैं नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सीनियर तज्जियाकार दानिश्वर ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओरिया साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओरिया साहब, आपको टीवी से हटा दिया गया, न्यू टेलीविजन को शदीद तरीन खतरा था, थ्रेट थी, और उसके बाद अब यूट्यूब के ऊपर जो करते थे हरफे राज, उसे भी बंद करवाने की इस्तदा और एफआईए को आपके पीछे लगा दिया गया। देखिए, ये एक बुनियादी तौर पर मेरा एक वीलॉग था जिसमें मैंने एक कंपेयर किया था कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और अब तक जो लोग भी लीडर बने हैं उनके खिलाफ उलमा जो हैं उनका हमेशा से बहुत गलत रवैया रहा है, और इमरान खान को भी वैसे ही रवैये का सामना है जैसे कायद आजम को सामना था। कायद आजम के बारे में तमाम उस वक़्त के उलमा जो थे, जो बड़े बड़े देवबंद के उलमा थे, उन्होंने बाकायदा कुफर का फतवा लगाया था, और बल्कि ये कहा, मदर लेजर का ये शेर था जलसे में पढ़ा गया था कि काफिरा औरत के लिए दीन को छोड़ा, ये कायद आजम है कि है काफिर आजम। ये बड़ा मशहूर मौलाना मदर लेजर का शेर था जो अरहार के जलसे में पढ़ा गया था। उनके बारे में कहा जाता था कि ये शख्स जो है, इसकी बेटी ने पारसी से शादी कर लिया है, इसको अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं। उसके बारे में कहा जाता था कि 6 फुट के कद पे अपने इस्लाम नाफिज नहीं करता, इसने कुत्ते पाले हुए हैं, मगरबी तहजीब का दिलदादा है, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने कायद आजम को वो इज्जत बख्शी को जो इन तमाम उलमा को नहीं बख्शी गई। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि उसके बाद भुट्टो के खिलाफ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इमरान खान के बारे में एग्जैक्टली वैसी ही सूरत हाल जो है वो उन्होंने, ये मैंने उनको कंपेयर किया था। फिर मैंने कहा था कि इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर ये जो खित्ता पाकिस्तान का है, इसके अंदर कायद आजम के मुखालिफिन बहुत ज्यादा थे पार्टियों वाले, और उनकी जब पाकिस्तान बना तो कायद आजम के वक्त उस वक्त केपीके के अंदर जो थी वो डॉक्टर खान साहब, सुबह सनद होता था, डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी, और वहां पर कांग्रेस की पुष्टपना जो तंजीम थी, जो जो जिसको सुर्खपोश कहते हैं, गफ्फार खान की, उनकी तंजीम की हुकूमत थी। बलूचिस्तान के भी कल्लात में उसमें शुरू में ही बहुत सारे इख्तलाफात हो गए थे, लेकिन किसी न किसी हद तक पाकिस्तान एक वोट से जीता था। लेकिन वो सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने किसी न किसी हद तक इस वक्त इमरान खान के उसमें आई है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला जो है उसने सिर्फ नबूवत पर पाबंदी लगाई है, लीडरों के बनाने पर पाबंदी नहीं लगाई अपनी कभी। लेकिन असल मसला ये हुआ है कि मैंने ये कंपेयर किया था कि कायद आजम को इस तरह के फजूल किस्म के, शदीद किस्म के हालात का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उसके जो दुश्मन थे, अंग्रेज या कोई और थे, वो इस कदर कमीने नहीं थे। कायद आजम के घर पे कभी हमला नहीं हुआ था, कायद आजम के लोगों को उठा के कभी उनको जेलों में तशद्दुद नहीं किया गया, किसी मुस्लिम लीग की कोई जेल नहीं है। कायद आजम के लोगों को कभी नंगा करके उन पर गंदा गलीज जिनसी तशद्दुद नहीं किया गया था। ये सारी चीजें जो है आज के दौर की चीजें हैं। उस अंग्रेज, हालांकि कुछ भी था, स्टैब्लिशमेंट अंग्रेज की भी थी, बल्कि ये फौज, ये पुलिस, ये बाकी अदारे जो उसी ने बनाए हुए। लेकिन ये इसके ऊपर हुआ ये कि इसके अंदर जो मेरा एक फिक्रा है कि जिसमें मैंने ये कहा, कंपेयर किया था कि उस वक्त कायद आजम थे वो 2 सूबों के अंदर जो थे उनकी पार्टी की हुकूमत बनी थी, उसको उठा के शेख रूही लश्कर साहब ने एक तकरीर फरमाई। फिर तकरीर करने के बाद एक हामिद मीर साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया जिसके ऊपर उन्होंने पढ़ा नहीं था शायद, कि मैंने कहा क्या है। मैंने फिर उसके मुकाबले वजाहत के तौर पर मैंने कॉलम भी लिखा। मैंने कहा भाई मसला सारा यह है कि मैंने कायद आजम के मुखालिफिन का मुआवजा किया है, कायद आजम इमरान खान का मुआवजा नहीं किया। मैंने कहा है कि उनके मुखालिफिन कायद आजम के आज के दौर के इमरान खान के मुखालिफिन से ज्यादा बेहतर थे। उसके ऊपर फिर वो कॉलम, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तेकाक कमेटी में भेज दिया, फिर इस्तेकाक कमेटी में बकायदा बहस हुई, यहाँ तक कि उसमें क्या नाम है उनका जो है मोहसिन दावड़ जो है, उन्होंने खासतौर पे कहा कि ये इस तरह मसला चल पड़ा तो फिर तो कोई आजादी राय का सबर नहीं रहेगा। उसके ऊपर फिर हुआ यह है कि उन्होंने एक रिपोर्ट पास किया और कहा है कि जाए इसके बारे में एक्शन लें। उनने एफआईए को कहा है, पैमरा को कहा, लेकिन एफआईए नए तौर पर ऑटोमेटिक तो बंद नहीं करेगा, पहले तो मजमून पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आर्टिकल वीलॉग देखेगा,
फिर वो कहेगा कि जुर्म कौन सा बनता है। पाकिस्तान में पीपीसी है, सीआरपीसी है, पाकिस्तान में बाकी चीजें हैं, डिफेमेशन लॉज हैं, इनमें सारी चीजों पे पाकिस्तान में इस्तेकाक कमेटी का लॉ है। और आज मैंने नोटिस दे दिया स्पीकर साहब को कि आपने किस तरीके से उसको भेज रहे हैं यहाँ, आप जरा मुझे बताएं और अपने मिनट्स भी हमें भेजें। तो और ये असल मसला ये है कि पाबंदी तो खैर सिफारिश की गई है, और सिफारिश भी बगैर कुछ देखे हुए कानून पड़े की गई। और ये सब एक बात बता रहा है, आज आजादी सहाफत का दिन है सर। आज एहतजाज जी। किया जा रहा है दुनिया भर में और आजादी सहाफत पर बातचीत की जा रही है। सर आप जैसे दानिश्वर को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो बड़ा मोहतात रहकर बातचीत करता है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। आजादी सहाफत या सहाफत पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है इस वक्त? देखिए, मैं आज कॉलम भी मैंने बुनियादी तौर पे इसी बात पे लिखा है कि वो जो फ्रीडम नेटवर्क की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये 2022 अप्रैल से लेके मार्च 2023 तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे तारीख तरीन दौर गुजरा है। 140 सहाफियों को उन्होंने मिसाल दी है कि जिनको कत्ल की धमकियां मिली, उनमें से कत्ल किए गए, उनमें से खासतौर पे उनके हालात, उनके घरों को मिसमार किया गया, उनके उनके कैमरे छीने गए, उनको वैसे डराया गया। उनमें से 11 ऐसे थे कि जिनको बकायदा कत्ल की धमकियां दी गई, और खास तौर पे अरशद शरीफ और नाज़िम जोकियों के केस को उन्होंने पेश किया। अरशद शरीफ का जो केस है उसके आप सोचें कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सहाफी की कत्ल या शहादत के ऊपर इतना गम गुस्सा किसी को देखने नहीं मिला जितना शहबाज शरीफ की इस आमरीत के दौर को देखने को मिला। कि आप सोचें कि पूरे मुल्क के अंदर से लोग गुस्से में निकल आए थे, और उतना बड़ा जनाजा भी शायद किसी को मैसर ना आया हो। तो ये पूरा एक साल वो कहते ये है कि पिछले साल 86 वाकयात हुए थे, इस साल 140 वाकयात हुए हैं, और 140 वाकयात का मतलब 63% ज्यादा वाकयात हुए हैं। फिर एक और बात उन्होंने की है कि 2019 में पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसमें इमरान खान ने सहाफियों की तहफ्फुज का बिल पास किया था, एशिया में पहला मुल्क था। लेकिन उस तहफ्फुज का बिल को शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद करके रखा। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी ज़ाहिर मौजूद है। उनकी वालदा भी कुछ शख्सियात का नाम ले रही हैं। लेकिन सर रियासत इतनी ज्यादा कमजोर है कि रियासत ना तो अरशद को इंसाफ दिला पा रही है, वो तो बात की बात है, अरशद के मुकदमे को भी नहीं लगाया जा रहा, सुना भी नहीं जा रहा, और वो केस आगे बढ़ ही नहीं रहा सर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे कत्ल हैं कि जिनके मुकदमे जो हैं वो दाखिले दफ्तर कर दिए गए। मैंने आज कंपेयर किया है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो था वो सहाफत के हिसाब से सबसे ज्यादा जालिम आदमी समझा जाता था। अब शहबाज शरीफ का दौर आया है। दोनों दौर जमहूरी थे। आप अंदाजा करें कि सहाफत के उस जमाने के अंदर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों पर पाबंदियां लिखी थी। मुजीबर रहमान शामी जिंदगी निकालते थे, वो गिरफ्तार हुए थे। अल्ताफ हसन कुरैशी वगैरह उर्दू डायजेस्ट निकालते थे, वो गिरफ्तार हुए थे। ये राइट के लोग थे। जो राइट के जसारत में सलाउद्दीन गिरफ्तार हुए थे, ये सारे अखबार बंद हुए थे। लेफ्ट के अंदर से हुसैन नकी जो थे वो निकाला करते थे, उनका व्यू पॉइंट था, वो बंद गिरफ्तार हुए थे। पंजाब पंच मुजफ्फर कादर बंद हुए थे। फिर उसके साथ कत्लों की लंबी तारीख, ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा रफीक को कत्ल किया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलवी शमसुद्दीन डिप्टी स्पीकर थे, वो कत्ल किए गए थे। महमूद खान अचकज़ई के वालिद समद खान अचकज़ई वो कत्ल किए गए थे। जमात इस्लामी के डॉक्टर नजीर कत्ल किए गए थे। इन सारों के कत्ल जो हैं वो तो दाखिले दफ्तर हैं। उन पर तो आज तक कभी आप सोचें, कभी कभी सोच सकते हैं इनका कभी इंसाफ नहीं। पाकिस्तान में जब तक एक बेहतर रूल ऑफ लॉ नहीं आता, पाकिस्तान में जब तक एक अदालती निजाम दुरुस्त नहीं होता, पाकिस्तान में जब तक लोग एक बेहतरीन अदलिया का निजाम लेके आते, ये मामला चलता रहेगा। ऐसे ही ये कत्ल जो है ये सर्द खाने में पड़े रहेंगे। सर अरशद शरीफ का जो जो मॉडल था, जो कत्ल का मॉडल था, जिस तरह से उसके ऊपर एफआईआर हुई और मामला चलाए गए, सर इसी तरह की बाजगश्त मुराद सईद साहब के बारे में चलाई जा रही है। और अब जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो ये कही जा रही है, कुछ साफी सोर्सेज से कह रहे हैं कि उनके हवाले से कहा गया है कि या तो मुर्दा हालत में या जिंदा हालत में मुराद सईद को दिस वे दैट वे गिरफ्तार कर। उन्होंने वीलॉग भी किया है। उन्होंने वीलॉग भी किया। देखिए, मसला सारा ये है कि सियासी कारकुनान के खिलाफ जो है वो तो मुस्तकिल चल रहा है। आजम सवाती से ये शुरू हुआ है, शहबाज गिल, आजम सवाती, उसके बाद छोटे छोटे। अब देखिए, मसला सारा ये है कि जो भी बंदा, इस इमरान खान के साथ नहीं है, पाकिस्तान में जो भी बलूचिस्तान, सिंध, केपीके में से जो भी कुछ सियासी कारकुन जाता है, वो बड़ी बदतरीन किस्म की तशद्दुद की खबरें लेके आता है, और ये खबरें बड़ी खौफनाक हैं। असल में होता यह है कि इससे गुस्से में इजाफा होता है, और वो गुस्सा फिर इज्तिमाई गुस्से में बदल जाता है। इसका किसी को अंदाजा नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बताएं, कल आपने एक बड़ा जबरदस्त 52 मिनट का इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का। सर उसमें 2-3 सवाल आपने पूछे जिनका जवाब ऑन एयर शायद मिला नहीं या हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आपने की बैकडोर डिस्कशन हुई होगी। आपने जब इमरान खान साहब से पूछा कि 2/3 मेजोरिटी ना मिली आपको,
तो क्या आप इख्तिदार कंटिन्यू करेंगे या ऐसी हुकूमत लेंगे? खान का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था सर इसका। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि टू थर्ड मेजोरिटी बहुत जरूरी है, तो इसके अंदर जो बात तो छुपा हुआ है। इसके अंदर जवाब छुपा हुआ है। तो सर इमरान खान को देखकर आपको क्या महसूस हुआ कि खान किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? मेरा ख्याल है इमरान खान एक सख्त गुस्से में है, लेकिन जाहिर बात है कि मैंने उनसे बात हुई तकरीबन इस इंटरव्यू से 1 घंटा पहले बड़ी तफसीली मुलाकात उनके साथ बहुत हुई थी। और देखिए, इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। एक आदमी कत्ल के 2-3 हमलों से बचा हो और उस खौफ के अंदर उसकी पूरी पार्टी चल रही हो, उसके घर के ऊपर किस तरह का हमला हुआ हो, फिर उसके परवेज लाई के घर के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ हो, उसके जो लोग हैं जिस तरह की दास्तानें सुनाते हैं, उस वक्त गुस्से में तो है। लेकिन उसका मसला यह है कि उसकी इस पॉपुलैरिटी को ये कम नहीं कर पा रहे, जो जो भी है। और फिर सबको यकीन है कि ये तस्वर बना लिया गया है कि इमरान खान जब तक वो है उस वक्त तक ही इलेक्शन चल, उनको ये अंदाजा नहीं है कि एक शख्स की मौत जो है एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर सकती है। फातिमा जिन्ना सियासतदान नहीं थी, सिर्फ कायद आजम के साथ उठती बैठती चलती थी, लेकिन उसने अयूब खान को मुश्किल में डाल दिया था। मैंने उनका जलसा 1964 के इलेक्शन में गुजरात में अटेंड किया हुआ है। बिल्कुल तकरीर करनी नहीं आती थी, लेकिन हालत ये थी कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, अगर इमरान खान खुदा न खासा चला गया तो क्या उसकी बहनें जो हैं, जिनके ऊपर आपने इस तरह का उनके बहनों पे क्या अगर एक बहन भी सिंबल के तौर पे निकल आई तो क्या वो आप उसका सामना कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इमरान खान को कई दफा कहा है, अगर आपने इमरान खान को शिकस्त देनी है तो उसको इक़्तिदार में ला के दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। आखिरी आखिरी दो सवाल सर क्विकली बताइएगा। आपने एक सवाल पूछा जो आज तक किसी साथी ने पूछा नहीं है असल में, या इस हवाले से बातचीत नहीं की। आपने कहा कि बात होती है प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ भी तो एग्जिस्ट करते हैं, उस पर कोई क्यों क्यों नहीं बात करता? आप क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के ऊपर दोबारा से काम हो रहा है? काम क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट उसके उसका चौथा फेज शुरू हो गया। ओ, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का पहला फेज था जो 1983 में शुरू हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया था। चलो, इमरान खान को तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता था, क्रिकेट मैच जीत चुका हुआ था। इमरान खान ने तो शौकत खाना अस्पताल बना लिया था, उस पाकिस्तान के हर गली कूचे में बच्चों ने अपने पैसे जेब काट के, अपने गुल्लक तोड़ के उसको पैसे दिए थे। इमरान खान नमल यूनिवर्सिटी सब कुछ उसका सारा कुछ उसके अंदर मौजूद था, उसको तो आपने प्रोजेक्ट ले लिया, वो तो नॉन आदमी था। शहबाज शरीफ को तो महल्ले के लोग नहीं जानते थे जब उसको पकड़ा गया था। जब उसको लेके आए थे जनरल जिलानी जो थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था, तो एक नौजवान आदमी था, किसी बिजनेसमैन का बेटा था। ऐसे कम से कम 2000 बिजनेसमैन के बेटे पर लाहौर में घूमते फिरते थे। सिर्फ क्रिकेट का शौकीन था उसको, उसका शौक था उसको। उसके बाद वो प्रोजेक्ट चला, 1983 में प्रोजेक्ट चला, 1983 के बाद 1985 में उसको वजीर आला बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1985 की जो इलेक्शंस हैं, उसके बाद वो जो जुनेजो की गवर्नमेंट तोड़ दी। ये वाहिद बंदा था जिसने अपनी पार्टी के सदर जुनेजो की से बगावत की, गद्दारी की, और जुल्फिकार हक के कहने के ऊपर उसने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगा। फिर बेनजीर की शहादत हो गई। उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं अमीर गुल साहब, बड़े अच्छे आदमी, वो कहते हैं कि मैंने आईजीआई बनाई थी ताकि बेनजीर को हराया जाए, उसके बावजूद इसको प्रोजेक्ट को बनाएगा। प्रोजेक्ट का दूसरा फेज था 1992 का फेज, जिसमें 92 में इस साहब को लेके आया गया और कहा गया कि आए जी ना, आप वजीर आजम बनते हैं। और फिर 92 के अंदर इनकी लड़ाई होगी गुलाम साहब खान के साथ। ये उसके बाद तीसरा फेज जो हुआ कि 1997 में कहा गया कि टू थर्ड मेजोरिटी देते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर बंदे खाने शुरू कर दिए। इन्होंने फारूक लगारी को खाया, फिर उसके बाद इन्होंने जहांगीर करामत को खाया, इन्होंने सजाद अली शाह को खाया, और इन्होंने नेवी चीफ को खाया। उन्होंने कहा ये तो अजीबोगरीब अफरीत बन गया। फिर खत्म। अब ये चौथा फेज फिर शुरू हुआ है। अब ये चौथा फेज जो है, मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे है जैसे पाकिस्तान की किसी पीएसडीपी में लिखा हुआ है या एडीपी में लिखा हुआ है, या शायद पाकिस्तान के आइन का नेगेजर है कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट जो चलाते रहने चाहिए। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट 4 है सर, ये क्या लंदन प्लान का हिस्सा है? वही चलते देखें, प्रोजेक्ट 4 लंदन प्लान तो मैं नहीं समझता, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी उसकी होगी। लंदन, जाहिर बात है लंदन प्लान तो बनता ही है, जाहिर बात है नवाज शरीफ पाकिस्तान तो नहीं आया ना अभी। लेकिन इस प्रोजेक्ट 4 की बुनियादी नाकामी ये है कि 1 साल वजीर आला बनने के बावजूद शहबाज शरीफ के सारे केस ना खत्म हो चुके हैं, वो एक आजाद शहरी है। लेकिन ना नवाज शरीफ का केस खत्म हुआ है और ना मरीम नवाज का केस खत्म। ये केस सर एक और बात बताएं कि क्या इमरान खान से आपके इस हवाले से कोई बातचीत हुई? क्या एस्टेब्लिशमेंट के किसी धड़े से या किसी भी स्पोक्स पर्सन से उनकी कोई बातचीत हो रही हो? ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट मैन स्टेक होल्डर है, उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो क्या उसका कैसे खत्म होगा? मुझे अंदाजा हुआ है एक इन बिटवीन द लाइन कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं
ये बेसिकली इसी बात पे हो रहे हैं कि अगर हम आज ना मिले तो एक ऐसा अनारकी पैदा होगी जिससे रास्ता निकल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुज़ाकरात जो है ये इसमें सेन पलवेर कर रही है। मैंने आपको याद होगा कि मैंने एक सवाल पूछा था उसके अंदर, जिसको वो गोल कर गए कि इसमें स्पॉयलर्स हैं। जैसे 77 में असगर खान स्पॉयलर था, इसके स्पॉयलर हैं नवाज शरीफ, मरीम नवाज और अपना मौलाना फजल रहमान। स्पॉयलर से बचना चाहिए इस वक्त उनको, और वो भी समझते हैं कि स्पॉयलर को कैसे बचना चाहिए। सर ये जो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा पीछे है, करवा नहीं रही। ठीक, और ये मकबूल तो जान कुछ सियासतदानों में कोई सेंस प्रिवेल की है कि ऐसा ना हो कि सारे इकट्ठे जेल में हो सर और वो सबका इकट्ठे खाना आया करे। सर वो स्पॉयलर्स का आपने जिक्र कर दिया, आखिरी बात बता दीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में है सर? ये ही खुद लेकर आए थे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पिटीशन, लेकिन आज कल उन्होंने अदालत को लथेड़ दिया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये स्पॉयलर्स में से हैं, और स्पॉयलर्स का एक ग्रुप है जिसको लीड करते हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ। अब ये जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात आपकी पार्टी कर रही है ना, जी जी। आपकी पार्टी ने शहबाज शरीफ को ने भेजा ना बंदों को, या तो निकाल लो उन पार्टियों के लोगों को नहीं, हम नहीं जाते। तो थोड़ी सी गैरत दिखाओ और खुल के शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलो। बहुत शुक्रिया, और यह सब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।